वेलकम बैक टू बच्चों। तो आज देखो हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करेंगे और इसी पार्ट में हम इस चैप्टर को ख़त्म भी कर देंगे। तो अगर मैं आपको पहले पार्ट की बात बताऊं तो पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, कितने टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या कर सकते हैं, टर्शरी सेक्टर कैसा होता है। और मैंने आपको कुछ रियल डाटा दिखाया था। रियल डाटा मतलब मैंने आपको ये बताया था कि कितना परसेंट शेयर हमारा जीडीपी का है, कितना नहीं है, ये सब राइट। बट मैं इसी टॉपिक से फिर से शुरू करती हूँ क्योंकि ये टॉपिक एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि जीडीपी क्या होता है। सो जीडीपी की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ क्या लिखा है, जीडीपी इज़ दी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। जो एक साल में किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की टोटल वैल्यू होती है गुड और सर्विसेज की। गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है? गुड्स मतलब जो टेंजिबल होते हैं, जिसको आप टच करके देख सकते हो। सर्विसेज होती हैं इनटेंजिबल, जिसको हम टच करके नहीं फील कर, जिसको हम टच करके नहीं देख सकते। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ आपका मोबाइल फ़ोन, तो ये प्रोडक्ट है जिसको आप छू सकते हो, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ टीचिंग सर्विसेज, सो वो आपकी एक सर्विस पार्ट आ जाएगा। सो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी कंट्री की ना जीडीपी डिफाइन करती है कि वो उस कंट्री में कितने प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज, कितनी कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर होते हैं। तो ये सेक्टर्स से हमारी पूरी कंट्री की जीडीपी पे क्या हो रहा है, राइट। तो देखो मैं आपको एक लेटेस्ट डेटा दिखाती हूँ। ये डेटा मैंने लिया है MOSPI मई 2025 का डेटा है। सो दैट मीन्स ये जो डेटा है ये आपका रीसेंट डेटा है जीडीपी का। तो देखो अगर मैं बात करूँ आपकी 1973 और 74 की, तो उस टाइम पे जो प्राइमरी सेक्टर था वो 48% था, जीडीपी दिया करता था। बट आज के टाइम में ओनली एंड ओनली 14.5। दैट मीन्स इसका ग्राफ डाउन गया है। सेकेंडरी सेक्टर 24% स्टेबल है और ये अभी 28.8 है। टर्शरी सेक्टर की बात करें तो पहले ये कभी 28% जीडीपी में हेल्पफुल था, बट आज के टाइम में 56.7। दैट मीन्स बिकम द लार्जेस्ट सेक्टर, जिस सेक्टर की वजह से जीडीपी हमारा इंक्रीज हुआ, राइट। तो ये आप लिखेंगे कैसे? अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लिखें कैसे? तो क्वेश्चन आएगा बेटा कि हाउ सेक्टर्स हैव चेंज्ड, और ऐसा भी आ सकता है हाउ दीज सेक्टर्स अफेक्ट आर जीडीपी। तो उस टाइम पे आप ये डेटा कंपेयर कर सकते हो कि अगर पुराना डेटा देखें तो प्राइमरी सेक्टर क्या करता था, बूम पे था। बट अगर हम रीसेंट डेटा देखें तो टर्शरी सेक्टर बूम पर है। अब हम बात करेंगे बेटा इनके बारे में कि ठीक है, हमने ये देख लिया कि प्राइमरी सेक्टर बूम पे था, नहीं था, राइट, क्या रीजंस थे। बट अब आपको उसकी सल्यूशंस बताने के लिए आता है। सल्यूशन लाइक कि देखो, सल्यूशन से पहले वो आपसे ये भी पूछेगा, तो अगर प्राइमरी सेक्टर इतना है, सेकेंडरी सेक्टर इतना है, या टर्शरी सेक्टर इतना परसेंट जीडीपी है, तो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेटा जॉब्स, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कितने लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, कितने वर्कर्स काम करते हैं। सेम ये डेटा भी आपका जो मैंने लिया है ये आपका 2025 और 2026 वाला डेटा है, राइट। ये देख सकते हो आप, मैंने लेटेस्ट डेटा डाला है क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें पुराना डेटा है। अब देखो जीडीपी शेयर हमने देखा 14.5 दे रहा, लेकिन आप एक फिगर देखो कि कितने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। 45.8, इतने सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, राइट। 28.8, ये देखो 28.8, और 25.9, इतने ही परसेंट लोग क्या हैं, सेकेंडरी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। चलो ये फिर भी स्टेबल है। 56.7 की जीडीपी दे रहा था, इतनी वैल्यू है इसकी, पर कितने कम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न्स है ये? तो बेटा रीज़न इसका ये होता है कि प्रोडक्टिविटी, रीज़न इज़ प्रोडक्टिविटी। कौन कितनी प्रोडक्टिविटी शो कर रहा है। प्रोडक्टिविटी का मतलब एक्चुअल वैल्यू।
एक्चुअल वैल्यू जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर अगर 14.5 की जीडीपी दे भी रहा है तो उसमें लोग फालतू में ही हैं इतने सारे, इतने लोगों की वहाँ ज़रूरत थी नहीं। जो काम 2 लोग कर सकते हैं अननेसेसरी वहाँ पे 20 लोग बैठे हुए हैं। तो सोचो 2 लोग भी तो उतनी जीडीपी दे रहे हैं, तो 20 लोगों को क्या करना है। सो ये इस टाइप का कुछ हमारे पास क्या आता है, फिगर निकल के आता है। अगर अब मैं टर्शियरी बोलूँ, अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आप सोचो एक गांव में 20 लोग मिलके एग्रीकल्चर से पूरे साल में 1 करोड़ का जीडीपी दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। कितने लोग, 20 लोग मिलके। लोग ज़्यादा हैं, जीडीपी कम आई, मतलब 2 करोड़ ही दिया उन्होंने खाली। सेम अब आप देखो बैंगलोर में 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्होंने 2 सॉफ्टवेयर बना दिए खाली 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए के, 2-2 करोड़ में उनके सॉफ्टवेयर्स बिक गए। तो अब मुझे बताओ लोग कितने कम थे, 2 ही तो लोग हैं और 4 करोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कि कौन कितना प्रोडक्टिव काम कर रहा है ये मैटर करता है। आगे बात करते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे आज का हमारा टॉपिक यहीं से शुरू होना चाहिए था, वहाँ तक मैं आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में करा चुकी थी, बट मुझे था कि आपको फिगर अच्छे से समझ आए। समझ आने का रीज़न यही है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको वो क्रक्स पता होना चाहिए, क्योंकि यही मेन चीज़ें हैं इस चैप्टर की। अब हम बात कर रहे हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की। देखो डिसगाइज्ड का मतलब होता है बेटा, एक तो ये स्लाइड, डिसगाइज्ड का मतलब क्या होता है, डिसगाइज्ड का मतलब होता है पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट रिमूविंग सम वर्कर्स डज नॉट रिड्यूस टोटल प्रोडक्शन। देखो इससे अच्छा ना आपको ये एग्जाम्पल से समझ आएगा। एग्जाम्पल में क्या है, एक छोटी सी फैमिली है, 2 एकड़ की उनके पास एक फर्म है, फील्ड है, वहाँ पे 3 मेंबर्स एक्चुअल में हमें चाहिए थे कि 3 लोग काम करें, बट घर में रहते हैं 6 लोग, 6 के 6 चले गए काम करने, चलो चलो काम करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, वो 6 लोगों की ज़रूरत थी, जो काम 3 लोग कर पा रहे थे वहाँ 6 लोगों की क्या ज़रूरत है। इसी को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लग तो रहा है वो 6 के 6 सुबह तैयार होकर चले गए, चलो आज खेत में काम करेंगे, बट उनकी ज़रूरत है नहीं वहाँ पर। अपीयर टू जॉब, लग रहा है वो जॉब कर रहे हैं खाली। अब इंस्टेड ऑफ दैट क्या हो सकता था, ये 3 लोग बाहर शहर में चले जाते, वहाँ पे काम करते, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता कि यहाँ पे तो 3 लोग दे ही रहे थे, अदर 3 लोग कहीं और दे रहे होते, तो वो जीडीपी पे हेल्पफुल करता। बट अभी क्या है, वो 6 के 6 एक ही काम कर रहे हैं जबकि उनकी ज़रूरत भी नहीं थी। इस टाइप का जो एम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसको डिसगाइज्ड बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, दिस मीन्स मैनी वर्कर्स आर अंडर एम्प्लॉयड। अब हमने देखा है अंडर एम्प्लॉयमेंट में तो लिखा है, डिफरेंस आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट का, दोनों में डिफरेंस है बेटा। डिसगाइज्ड का मतलब था वो दिख रहा है, क्या कर रहा है, काम कर रहा है, अपीयर है कि जॉब पे जा रहा है, बट प्रोडक्टिविटी में कोई उसका रोल नहीं है। तो ये हुआ किसकी वजह से, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अंडर अनएम्प्लॉय का मतलब होता है कि वो वर्कर्स जो वर्किंग तो कर रहे हैं लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन आउटपुट ज़ीरो था। जैसे सोचो आपकी किसी भी जगह पे एक बंदा डिज़र्व करता है, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, वो डिज़र्व करता है कि वो इंजीनियरिंग का ही काम करे, राइट, अच्छी जगह इंजीनियरिंग का जॉब करे क्योंकि उसको स्किल्स वैसे है, उसने काम वही सीखा। बट हुआ क्या, इंजीनियरिंग में उसको जॉब नहीं मिली, तो वो क्या करने लग गया, उसने जाके या तो फार्मिंग का काम करना शुरू कर दिया या फिर उसने जाके कहीं पर कुछ टूल मशीन्स और ये सब चीज़ें ठीक करनी शुरू कर दी। तो अब मुझे बताओ क्या वो अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कि काम तो वो कर रहा है पर वो उसके लिए थोड़ी बना है, वो उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज थोड़ी कर सकता है, उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ भी गया होगा शायद। नेक्स्ट बात करते हैं, अब भाई अब गवर्नमेंट बोलती है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, तो कुछ सोल्यूशंस तो दो, हम करें क्या। तो उन्होंने बोला देखो हम 3 मेजर सोल्यूशन देते हैं। पहला सोल्यूशन हम देंगे इरिगेशन एंड एग्रो प्रोसेसिंग, कि भाई इतने सारे लोग, देखो ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स रेज होती है ये रूरल एरियाज़ में होती है,
राइट। तो इसीलिए ये उनको कंसिडर करके स्कीम्स हैं कुछ आपके पास। तो उन्होंने बोला इरिगेशन का काम कर लो, स्मॉल डैम बना लो, कैनल्स वाला काम कर लो, लोगों को उनकी फील्ड के लिए प्रॉपर वाटर सप्लाई देना शुरू कर दो, इरिगेशन सपोर्ट करो। तो इसमें क्या होगा, आप अलग टाइप का काम करोगे, अलग टाइप से जीडीपी में हेल्प करोगे। देन कोल्ड स्टोरेज होता है कि आपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें तो बना ली, अब इनको प्रिजर्व तो करना है, तो उनके लिए कोल्ड स्टोरेज बनते हैं, वो वाला काम कर लो। फूड प्रोसेसिंग यूनिट का काम कर लो। फूड प्रोसेसिंग यूनिट का क्या काम होता है कि जैसे आपने टमाटोज़ बनाए, तो टमाटो केचप बनाना, ये फूड प्रोसेसिंग हो गई। उस फूड को क्या करना है, प्रोसेस करना है, राइट। तो आपने अब क्या किया, आपने मेन काम जो था उसमें आपकी क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, तो आपको डाइवर्ट करके दूसरे टाइप का काम दे दिया। तो वो आप कर सकते हो, अगर आपके स्किल से मैच करता है तो आप उसको ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। इसे ऐसे ही दिया रूरल नॉन फार्म एक्टिविटीज़। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ मतलब भाई डेयरी का काम खोल लो, पोल्ट्री का काम खोलो, फिशरीज़ का काम कर लो, हैंडीक्राफ्ट का कुछ काम कर लो, साइड बाय साइड कुछ स्टार्टअप करते रहो। तो इसमें भी आप जीडीपी को सपोर्ट कर सकते हो और अपने स्किल से मैच करती हुई कुछ काम कर सकते हो। आपके स्किल से नहीं भी मैच कर रहा है तो आप सीख लो, सीख के कर लो। लोकल सर्विस एंड टूरिज्म, बैंक्स के लिए, ट्रांसपोर्ट्स, एजुकेशन, टूरिज्म, विलेज, टाउन, ये सब काम करना शुरू कर दो ना। जब आपकी वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, वही वाला एग्जाम्पल कि 6 लोग थे, 3 लोग फालतू में खड़े थे वहाँ पे, तो वो 3 लोग कुछ और काम कर लो इनमें से। एक तो आप अपने घर में ज़्यादा पैसा भी लेकर आ पाओगे, और वही वाला पैसा आप सरकार को, गवर्नमेंट को भी हेल्प कर पाओगे, राइट। तो इस टाइप के बोलते हैं बेटा क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि भाई आप क्या करो, अगर आपको डिस्गाइज्ड वाला फेस करना पड़ रहा है, आप अंडर एम्प्लॉयमेंट हो, तो आप कुछ सपोर्टिव काम करो, सो दैट यू कैन यूज़ योर स्किल, सो दैट यू कैन यूज़ योर प्रोडक्टिविटी। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक और चीज़ चला दी भाई, मनरेगा। मनरेगा क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या था, एक ऐसा लैंडमार्क जो क्या करता है, गारंटी देता है 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर टू 1 member ऑफ एवरी रूरल हाउस होल्ड विलिंग्स टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। अब गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, क्या स्टेप लिया कि भाई अगर आपको हम क्या करेंगे, 100 दिन का काम देंगे और उसकी 100 दिन के हिसाब से वेजेस भी देंगे। अब इन केस अगर हमारे पास कोई काम नहीं होता, हमारे पास है ही नहीं कुछ काम तुम्हारे पास कराने के लिए, तो वी विल कंपनसेट, हम आपको कंपनसेट भी करेंगे उसके लिए, राइट। अब वो काम कैसे होता है, गड्ढे खोदना, सड़क बनाना, डैम्स वाला काम करवाना, ब्रिज कंस्ट्रक्शन वाला काम करवाना, इस टाइप का कुछ काम गवर्नमेंट क्या करती है, वर्कर्स को प्रोवाइड करती है वेजेस के बेसिस पे। आगे बात करें, ये तो आप लिख दोगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इज लाइक राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर। अब ये टर्शरी सेक्टर इतना बूम पे क्यों है, ये 100% एग्जाम में मिलेगा, 100%। आपसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि हमने अभी ग्राफ में भी देखा था कि टर्शरी सेक्टर बूम पे जा रहा था, ग्रो कर रहा था। तो भाई क्या रीज़न है, ये ग्रो क्यों कर रहा है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, क्या, सॉरी, पहला पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर, कौन से वाला, बेसिक सर्विस बाय गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट की बेसिक सर्विस टर्शरी सेक्टर से ही मिलती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम, पुलिस का काम, डिफेंस का काम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट। ये इतनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, ये प्राइवेट सेक्टर तो दे ही नहीं सकता। तो ये बेसिक सर्विस है जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब सर्विस है तो सर्विस सेक्टर बूम कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी भी तब तक काम करता है जब उसको टर्शरी सेक्टर क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। आपको वाटर चाहिए था, वाटर सप्लाई, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके पास वाटर भी आ गया, सर्विस के थ्रू आपके पास पहुंचा है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सर्विस, आपके पास सीट्स ख़त्म हो गए, तो आप किसी को तो बताओगे, कॉल करोगे, इंटरनेट पे डालोगे, सर्च करोगे, राइट, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, फिर मंगाओगे। तो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप बैंक के पास गए, आपको लोन मिला, तब आपने अपना काम शुरू किया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को तो बेस एक तरीके से कौन ही प्रोवाइड करता है, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर सपोर्ट करता है फुल फ्लेज प्राइमरी और सेकेंडरी, और बोल सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी का बैकबोन होता है टर्शरी।
वो अगर टर्शियरी सेक्टर कमज़ोर हो या टर्शियरी सेक्टर ही ना हो तो प्राइमरी सेकेंडरी भी इतना ज़्यादा बूम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ लाइक दैट राइजिंग द इनकम लेवल। अब हमने देखा कि बेसिक सर्विस तो हमें मिल ही रही थी, राइट, लेकिन अब लोगों को ग्रो भी करना है, लाइफस्टाइल अच्छी चाहिए, तो उसके लिए सर्विसेज आई। जैसे सरकार ने तो स्कूल बना ही रखे थे गवर्नमेंट, बट प्राइवेट स्कूल्स भी तो आए। गवर्नमेंट ने तो बना ही रखे थे क्या, बैंक, प्राइवेट बैंक भी तो आए। गवर्नमेंट ने तो बना ही रखे थे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल भी तो आए। गवर्नमेंट की बसेस तो चल ही रही थी, प्राइवेट बसेस भी तो आई वॉल्वो टाइप। तो ये है क्या बेटा, ये सारी हैं राइजिंग इनकम लेवल, क्योंकि लोगों का इनकम लेवल इंक्रीज़ हो गया। अब इंक्रीज़ हो गया तो लाइफस्टाइल इंक्रीज़ हो गई, लाइफस्टाइल अच्छी हो गई तो उनको अच्छी सर्विसेज चाहिए, इसीलिए उनको ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट आई और राइजिंग हुआ। ग्रोथ ऑफ न्यू सर्विस, भाई आपकी जो सर्विस सेक्टर है उसमें भी तो ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ कैसे, पहले क्या होता था बेटा, चिट्ठियाँ आती थी घर पे, पोस्टमैन सर्विसेज होती थी। अब वो कुरियर सर्विस भी बढ़ गई, चेंज आया। अब क्या होने लगे बेटा, एयर सर्विसेज भी हो गई, राइट। अब क्या हुआ, खाना पहले खुद जाके लेके आना पड़ता था, ऑर्डर अगर करते भी थे, अब जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया। कपड़े मार्केट में जाके लेके आने पड़ते थे, अब मिंत्रा आ गया, मीशो आ गया, अमेज़न आ गया। तो बेटा ये है नई नई सर्विसेज जो सर्विस सेक्टर से ही जनरेट हो गई। तो इन सब चीज़ों की वजह से वी कैन से दैट सर्विस सेक्टर क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा सुपर डुपर इजी। क्या लिखा है, पब्लिक सेक्टर मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट रन करती है, प्राइवेट सेक्टर मतलब जहाँ पे इंडिविजुअल रन करता है। गवर्नमेंट पे कंट्रोल है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल, तो उसको बेटा बोला जाता है पब्लिक सेक्टर। जहाँ इंडिविजुअल का कंट्रोल होता है उसको बोला जाता है बेटा प्राइवेट सेक्टर। जैसे आप देखो इंडियन रेलवे कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट। LIC, बैंक, स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। तो जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है दैट इज़ पब्लिक, और जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर। जैसे TCS है, आपके पास इन्फोसिस है, रिलायंस है, जोमेटो है, ओला है, स्विगी है, ऑल आर दी प्राइवेट सेक्टर्स। अब बात होती है कि पब्लिक सेक्टर क्यों बना, क्योंकि उनका मेन काम प्रॉफिट लेना नहीं होता, उनका मेन काम होता है सर्विस देना, पब्लिक को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। प्राइवेट सेक्टर का मेन काम होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट लेके आना। ओके, ये छोटा सा टॉपिक आपने पहले पढ़ा हुआ भी है, तो आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल। अब क्वेश्चन आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट। ओ भैया पीछे नहीं जाना, आगे आना है हमने। अब क्वेश्चन आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब वाई डज द गवर्नमेंट नीड अ पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत हो गई है पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट से तो काम चल ही रहा था, प्राइवेट तो ज़्यादा हेल्प करता है GDP में। अब मुझे एक चीज़ और बताओ, देखो ये तो पॉइंट्स लिखे ही हैं, आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि पब्लिक सेक्टर का एक ड्रॉबैक और प्राइवेट सेक्टर का एक एडवांटेज। देखो सबसे पहला काम क्या है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई जब बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है ना, वो प्राइवेट सेक्टर कर ही नहीं सकता। क्यों, उसमें मार्जिन बहुत कम होता है। मार्जिन का मतलब क्या, आपको रोड्स बनाने थे, आपको बेसिक सर्विस प्रोवाइड करनी है ब्रिज की, बेसिक सर्विस प्रोवाइड करनी है बसेस की, बेसिक सर्विस प्रोवाइड करनी है स्कूल्स की। तो ये सारी सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें होती है बेटा जिसमें आपका प्रॉफिट कम है, लेकिन आप केवल इसके लिए बना रहे हो सो दैट पीपल कैन यूज़ द बेसिक सर्विस, पीपल उस बेसिक सर्विस को ले पाए। तो उसमें प्रॉफिट कम की वजह से प्राइवेट सेक्टर तो पहले ही अपना हाथ पीछे कर लेता है, भाई मैं नहीं करूँगा, तो पब्लिक सेक्टर करता है ये काम, राइट। बेसिक सर्विस, अब चलने के लिए रोड चाहिए, तो बेसिक सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा, कौन करेगा, गवर्नमेंट। रेलवे सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें। प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है ना, ये अलग से भी आ जाता है 2 मार्क्स में। कॉमन मैन एक अच्छी सर्विस अफोर्ड नहीं कर पाएगा, हो सकता है कर भी दे, मैं ये नहीं बोल रही बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा, बट अगर स्लम पीपल के ऊपर चले जाते हैं,
किसी की तबीयत, किसी को कैंसर हो जाता है, वैसे करे ना भगवान किसी को, राइट, एग्जाम्पल है, किसी को कैंसर हो जाता है और उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए, राइट। तो अगर प्राइवेट सेक्टर ही हो केवल, तो क्या वो स्लम पीपल वो करा पाएगा 10-20 लाख वाला ऑपरेशन? नहीं ना, वो ऐसे ही मर जाएगा। तो बेसिक सर्विस चाहिए हेल्थ की, जिससे लोग मरे ना भूखमरी की वजह से या पैसे की वजह से। बेसिक एजुकेशन, हर कोई प्राइवेट स्कूल्स में थोड़ी एडमिशन ले पाता है, उनको भी तो पढ़ने का राइट है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं ना, तो इसीलिए गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, सो दैट एवरी पीपल कैन अफोर्ड दैट, सब लोग उसको अफोर्ड कर पाए। सपोर्टिंग वेलफेयर ओवर प्रॉफिट, भाई बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताया वेलफेयर के लिए की जाती है, ना कि प्रॉफिट के लिए। तो इसीलिए हमें पब्लिक सेक्टर चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का मेन काम सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना है। इसीलिए हमें चाहिए कि सिंपल गुड सर्विसेज मिल जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है बेटा पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सर्विसेज, जो राशन मिलता है, राइट, राशन मिल रहा है ना लोगों को। तो अब कोई इंसान ऐसे भी तो होंगे जो नहीं खरीद सकता 100 रुपये किलो चावल, भाई 70 रुपये किलो चावल, वो क्या करेगा, वो पीडीएस में जाएगा, 10-20-25 रुपये किलो वाला लेके आएगा। तो उसको भी तो खाने का राइट है, भूखा थोड़ी मरेगा वो। तो दैट मीन्स सपोर्टिंग वेलफेयर ओवर प्रॉफिट, कि हमें बेसिक सपोर्टिव वेलफेयर चाहिए जो हमारे प्रॉफिट के ऊपर काम ना करे, बस सेफ्टी दे हम लोगों को। सो दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड पब्लिक सेक्टर। लास्ट, रेगुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग सिटीजन, भाई लोगों को बेसिक फेयर ट्रेड, सेफ्टी स्टैंडर्ड, राइट, रूल्स, लॉ, ये सब चीज़ें भी देनी है हमें। अगर सोचो केवल लॉज जो होते वो बनाते प्राइवेट सेक्टर, तो कभी भी बेटा जो कॉमन लोग होते हैं ना, वो कॉमन लोग सर्वाइव ही ना कर पाते। कैसे करते? उनको तो बहुत पैसे देने पड़ते अपने केस करवाने के लिए, तो उनका कभी कोई बात ही नहीं सुनता। सो दैट मीन्स दीज आर द मेन थिंग्स थ्रू दैट वी कैन से पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस। पब्लिक सेक्टर ज़रूरी है, पब्लिक सेक्टर एक कॉमन आदमी की नीड है, एक कॉमन आदमी को पब्लिक सेक्टर चाहिए। अब आगे बात करें, आगे क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है बेटा जिसको गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी या ऑथेंटिकेशन दे दी, अथॉरिटी दे दी कि आप ये वाला काम कर सकते हो, तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये भी आपने पहले पढ़ा है, इसलिए मैं इस पर बहुत ध्यान नहीं देने वाली हूँ। जिसके रेगुलर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, जॉब सिक्योरिटी फिक्स्ड होती है, सैलरी फिक्स्ड होते हैं, लीव पेड्स मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड मिलते हैं, जैसे स्कूल के टीचर्स, बैंक एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन हुए? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं जो नॉट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है, अपनी मर्जी से काम चलाते हैं। जैसे शॉपकीपर्स, क्या उनके वर्किंग आवर्स होते हैं? जब उनका मन करता है तब बंद करते हैं, जब उनका मन करता है ओपन करते हैं। क्या उनको एक फिक्स पैसा मिलता है? नहीं, जितना बिकेगा उतना पैसा मिल जाएगा, राइट। उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी है? नहीं, कल के दिन उनकी शॉप बंद हो जाए, कोई जॉब सिक्योरिटी है उनके पास? नहीं। एग्रीकल्चर वालों के लिए कोई पेड लीव्स होती हैं क्या? नहीं ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो ये सारी की सारी चीज़ें होती है बेटा अनऑर्गेनाइज, जिस पे गवर्नमेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं दिया। गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि मैं तुम्हें पेड लीव दूंगा, मैं तुम्हें फिक्स्ड वर्किंग आवर दूंगा, नहीं। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं बेटा जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट बैंक्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट, ये आपके क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स, या फिर आपकी संविधा में जितनी भी सब चीज़ें होती हैं, यूके एसएसटी डिपार्टमेंट्स एंड ऑल, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ गवर्नमेंट का मेन रोल है। अनऑर्गेनाइज जहाँ इंडिविजुअल का मेन रोल है। आगे बात करते हैं, ये मैंने आपको बताया, ये एक टेबल आप सारे लोग देखेंगे पॉज करके और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का पूछा जाता है, उसी के लिए टेबल बनाया है, सो दैट आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिखो। आगे बात करते हैं, और लास्ट टॉपिक है इस वाली वीडियो का। क्या पूछा उसने? ये पूछना चाह रहा है भाई प्रोटेक्ट कैसे करोगे। अब आपने तो बोला शॉपकीपर वाला, एग्रीकल्चर वाला, कि भाई इनके पास पेड लीव नहीं है, इनके फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं है, इनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो क्या
इनके लिए कुछ स्कीम्स नहीं है, इनके लिए भी स्कीम्स है बेटा। अब गवर्नमेंट ने इनके लिए बोला हम हैं तुम्हारे लिए, सपोर्ट करना स्मॉल फार्मर्स को, जैसे टाइमली क्रेडिट, फेयर प्राइजेस, इरिगेशन, सीड, इसके लिए वो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, क्रेडिट कार्ड पॉलिसीज़, मिनिमम स्टैंडर्ड सपोर्ट प्राइस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सपोर्ट करती है छोटे फार्मर्स को। छोटे फार्मर्स के लिए जो सीड्स होते हैं वो मिनिमम प्राइस पे मिल जाते हैं। गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, कृषि सिंचाई योजना, आपको अपना एग्रीकल्चर फील्ड को इरिगेट करना है तो हम देंगे तुम्हें फैसिलिटी, राइट। आपको लोन चाहिए, हम देंगे आपको लोन, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़। तो वो होता है किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। तो ये कुछ स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट दे रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। इनका क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स खुलते हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है हम है तुम्हारे लिए, लोन, मुद्रा लोन चलता है। मुद्रा लोन कौन देता है, गवर्नमेंट देती है, बोलती है हमसे मुद्रा लोन ले लो, अपना काम शुरू कर लो। गवर्नमेंट ने बनाया बेटा एक GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, बोलता है यहाँ तुम्हारे पास शॉप नहीं है ना खोलने के लिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आओ, रजिस्ट्रेशन करो। ये बेटा एक जैसे मिंत्रा होता है ना, या फिर आपके पास जैसे अमेज़न है, मीशो है, वैसा एक ऐप होता है, वैसी एक वेबसाइट है। वहाँ पे क्या है, अपने आप को रजिस्टर कराओ, जो जो आप बेचते हो वो सब दिखा दो कि हम फ़ैन बेचते हैं, तो किस टाइप के फ़ैन बेचते हो आप, शूज़ आप लोग बेच रहे हो, जैसे गवर्नमेंट में जो जो चीज़ें लगती हैं केवल उनके लिए गवर्नमेंट बोलता है हम तुमसे भी सामान ले लेंगे, लेकिन तुम पहले जैम पे आओ। तो जैम इट्स अनदर क्या है, सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बोलती है ठीक है हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लो हमसे, देते हैं ना वो आयुष्मान कार्ड्स, राइट, मिनिमम वेजेस, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी तो चलाए हैं, गवर्नमेंट उनको भी तो सपोर्ट कर रही है। गारंटी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, जैसे मनरेगा दे रहा है कि मैं हम तुम्हें गारंटी जॉब दे रहे हैं, जॉब नहीं भी मिल पाएगा हमसे कॉम्पनसेट लेना, हम कॉम्पनसेट भी देंगे। तो गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग अबाउट अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल्सो। ओके, सो ये आपका था ये पूरा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नेचर के अकॉर्डिंग हमने देखा प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है। एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग हमने देखा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ओनरशिप के अकॉर्डिंग हमने देखा पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। की टर्म्स भी डिस्कस किए थे, राइजिंग क्यों बूम पे है, डिस्गाइज क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सब चीज़ें देखी। अब लास्ट इस वाली स्लाइड को ज़रा रुक के पॉज करना, और इसमें वो क्वेश्चंस लिखे हैं जो बोर्ड में लास्ट 5 ईयर्स में रिपीट हुए हैं। तो ये कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस हैं, इससे घुमा के इधर उधर से पूछते हैं, बट यही पूछे जाते हैं। इनको नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छा है। आप मुझे ज़रूर बताना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।